हेलो बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 को हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 को नहीं देखा है तो आपको आई बटन पर लिंक दिख रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 को आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और ये इस पूरे चैप्टर को हम लोग एक ही वीडियो में समेट देंगे। तो हो सकता है कि पूरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, है ना, 1 घंटे के लगभग चला जाए। लेकिन वीडियो हमारी लंबी इसलिए हो जाती है क्योंकि हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को एक ही वीडियो में जब कवर करने का प्रयास करते हैं तो वीडियो लंबी हो जाती है। और चूंकि हमारा प्रयास रहता है कि मैं आपका एक भी कॉन्सेप्ट मिस ना होने दूं। ठीक है बेटा, तो वीडियो लंबी है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर में आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी रहेगी। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम आपसे क्या कह रहा है? चैप्टर का नाम आपसे कह रहा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें कुछ समझने वाली बात क्या, देखिए सबसे पहले समझने वाली बात है कि दो चर क्या होते हैं, फिर हमको समझना है कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं। अब अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 8th में, देखिए क्या होता है चर। चर को हम लोग नॉर्मली हम लोग एक्स, वाई और जेड से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, चर का जो मान है, चर का मान हमेशा बदलता रहता है। चर का जो मान है वो हमेशा बदलता रहता है। यही कारण है कि इसको हम लोग कहते हैं चर। चर मीन्स जिसकी वैल्यू बार बार बदले। चर के साथ एक वैल्यू और आती है, एक शब्द और आएगा आपके पास, अचर। अब अचर क्या होता है? अचर का मतलब होता है कि जिसका मान ना बदले, जिसका मान ना बदले। ठीक है बेटा, तो अब जिसका मान कभी ना बदले इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? इसको हम लोग दिखाते हैं स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और डॉट 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 से। ठीक है बेटा, तो चर को हम लोग नॉर्मली एक्स, वाई, जेड से दिखाते हैं। और इनको हम लोग चर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है। ठीक है, अचर मतलब कि जिसका मान कभी ना बदले, और इसको हम लोग ए बी सी से, स्मॉल सी से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, देखिए ये लिखा है यहाँ पे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहाँ ए बी एवं सी वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए तथा बी शून्य नहीं है। ठीक है ना, देखिए फिर से समझिए, मैंने यहाँ पे क्या बोला? मैंने यहाँ पे बोला कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूप में हम लोग व्यक्त कर देंगे। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ लिख दिया 2x प्लस का 3y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। दो चर वाला रैखिक समीकरण क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे दो चर है। सबसे पहला चर है आपका x और दूसरा चर आपका कौन सा? दूसरा चर है आपका y। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका दो चर। अच्छा, अब अगला आपसे कह रहा है रैखिक समीकरण। अगर आप पढ़ के आए होंगे बहुपद, तो बहुपद वाले सेकंड चैप्टर में मैंने आपको क्या बताया था कि रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद वो होता है जिसकी अधिकतम पावर 1 हो। ठीक है ना, और मैंने आपको वहीं समझाया था कि बहुपद और समीकरण में क्या फर्क होता है कि बहुपद के इक्वल में कभी भी 0 नहीं होता है, लेकिन समीकरण तब बन जाता है जब बहुपद के इक्वल में हम लोग 0 लगा दें। ठीक है ना, जैसे मैं आपके सामने लिख दूं यहाँ पे 2x प्लस का 3 बराबर में 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने? ये आपके सामने लिखा हुआ है एक बहुपद, एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। ठीक है, अभी अगर मैं इसके सामने मैं क्या लगा दूं? बराबर में इक्वल 0। जैसे मैं इक्वल 0 लगा दिया, अभी क्या हो गया? अब यही बहुपद जो हमारा पहले था, अब ये हमारा समीकरण बन चुका है। ठीक बेटा, तो अगर रैखिक बहुपद में क्या था? रैखिक बहुपद में ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम पावर 1 हो। यहां हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं रैखिक समीकरण, तो यानी ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम पावर कितनी हो? 1 हो। ठीक है ना, तो कहने का मतलब इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऐसे समीकरण पढ़ेंगे जिसकी में अधिकतम पावर 1 होगी और जिसमें चर कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है ना, इसलिए दो चर वाला रैखिक समीकरण। अगर मैंने कहीं लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, देखिए यहाँ पे चर 1 है लेकिन ये रैखिक भी नहीं है। ये कैसा हो चुका? अब ये द्विघात हो चुका है ना, इसकी पावर कितनी आ चुकी है? 2। फिलहाल आपके चैप्टर में क्या है? केवल दो चर वाला एक रैखिक समीकरण ही है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? हमने देखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस तरह से हम लोग व्यक्त करते हैं। तो व्यक्त करने का तरीका क्या है? ए एक्स प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना, ए बी सी जो है ये वास्तविक संख्याएं होंगे। वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1 अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो फिर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए वास्तविक संख्याओं में आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में कि परिमेय संख्याएं आएंगी और कौन सी संख्या आएंगी? यहाँ पे अपरिमेय संख्या आएंगी। ठीक बेटा, अब परिमेय क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको पी अपॉन के ग्रुप में लिखा जा सके वो परिमेय। अपरिमेय जो रूट में फंसी रह जाती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, यानी ये जो ए बी सी का जो मान है ये या तो वास्तविक होगा या तो परिमेय होगा या तो फिर अपरिमेय होगा। ठीक है बेटा, वास्तविक होगा, वास्तविक के अंदर या तो परिमेय होगा या तो फिर अपरिमेय होगा। और क्या कह रहा है? कह रहा ए तथा बी शून्य नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ लिख दिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0।
अगर यहाँ पे हमारा ये जीरो हो गया, अगर हमारी ए वाली वैल्यू जीरो हो गई तो जीरो इंटू एक्स कितना हो जाएगा, आप कहेंगे पूरा जीरो। तो ये जब जीरो हो जाएगा तो समीकरण बचेगा क्या, समीकरण आपका बच जाएगा यहाँ पे बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। अब आप मुझे बताइए कि क्या इसमें दो चर हैं, आप कहेंगे नहीं, ठीक है ना। अगर ए और बी का मान जीरो हो गया तो जो हमको समीकरण लिखा गया दो चर वाला, वो सट्टे से क्या बन जाएगा, वो आपका सट्टे से बन जाएगा एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। अच्छा देखिए, सी का मान जीरो हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ए एक्स प्लस बी वाई बराबर जीरो। अब ये दो चर वाला है, आप कहेंगे बिल्कुल है, दो चर वाला समीकरण भी है और रैखिक भी है। क्यों, क्योंकि इसकी अधिकतम पावर कितनी है आपके पास, एक है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2x माइनस का y बराबर जीरो। अभी दो चर वाला है, चर क्यों, क्योंकि यहाँ पे चर x और y है और यहाँ पे x का गुणांक यानी a का मान 2 है, b का मान -1 है। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया कि भैया a और b का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर a और b का मान अगर शून्य हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दो चर वाला नहीं, फिर वो एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा c का मान जीरो हो जाए, उससे हमें दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत में कब हो जाएगी, जब a और b का मान शून्य हो जाए। ठीक बेटा, क्या कह रहा है, एक रैखिक समीकरण पर तब कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब समीकरण के दोनों पक्षों में, क्या कह रहा है, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाती है। समझिए, देखिए मैंने अगर यहाँ लिख दिया 2x प्लस का 3y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक बेटा, कह रहा कि अगर हमने इस समीकरण के दोनों पक्षों में, ठीक है ना, पहला पक्ष कौन सा था, देखिए पहला पक्ष हमारा यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा पक्ष हमारा ये जो इक्वल के इस साइड लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये हो गया। अगर हम दोनों पक्षों में अगर हम 5 जोड़ दें या 5 घटा दें तो इस पूरे समीकरण के मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं लिख दूं कि भैया मैंने इस साइड भी, चलिए 2x प्लस 3y माइनस 5 ये लिखा होता, मैंने इस साइड भी 5 जो ऐड कर दिया और इस साइड भी मैंने 5 ऐड कर दिया, तो जीरो में जब 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5। देखिए इस 5 से 5 कट जाएगा, यानी वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, क्या कोई फर्क पड़ा, आप कहेंगे इस समीकरण और इस समीकरण में क्या कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। जो इस समीकरण में x और y का मान होगा वही इस समीकरण में भी x और y का मान होगा, सेम वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा। ठीक बेटा, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, देखिए ध्यान से। अगर हमने यहाँ लिख दिया, चलिए 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक बेटा, अगर मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे लिख दिया, अगर मैं आपसे कह दूँ कि मैंने यहाँ पे 10x माइनस वाई मैंने कर दिया, मैं दोनों पक्षों में 3 घटा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं 3 सेपरेट कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा देखिए 8। अगर मैंने इधर -3 किया तो इधर भी मैं -3 करूंगा, देखिए कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10x माइनस का y माइनस का 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है ना बेटा, तो अब ये जो समीकरण आपके पास बन रहा है, ये समीकरण और इस समीकरण में कोई भी फर्क नहीं है, ये दोनों सेम समीकरण है। ठीक है ना, वही कह रहा था कि समीकरण के दोनों पक्षों में अगर हम समान संख्या अगर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उससे समीकरण पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अगला आपसे क्या कह रहा है कि समीकरण के दोनों पक्षों को समान शून्येतर संख्या से गुणा या भाग दिया जाता है, ठीक है ना, तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल चलिए मैंने यहाँ लिख लिया 2x प्लस 3y इक्वल टू सपोज करिए 5 दिया आपके पास, ठीक है ना। कि अगर दोनों पक्षों को समान शून्येतर संख्या से, अब देखिए ये जो है ना वर्ड शून्येतर का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से। अगर इसका हम लोग संधि विच्छेद करने बैठे, संधि विच्छेद होगा शून्य धन इतर, ठीक है ना। तो शून्य का मतलब आप समझते ही हैं, शून्य का मतलब क्या होता है, यहाँ पे शून्य मतलब होता है 0 और इतर मतलब इतर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आपका होता है नहीं, ठीक है ना। तो शून्येतर का मतलब क्या हो जाएगा, जो शून्य ना हो। समझ में आपको, शून्येतर मीन्स जो शून्य ना हो। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अगर शून्येतर संख्या से, मतलब अगर हम दोनों पक्षों में अगर हम लोग शून्येतर यानी शून्य के अलावा किसी और संख्या से अगर हम लोग गुणा या भाग करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दोनों पक्षों में 3 का मल्टीप्लाई करा दें, क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करा, देखिए इसमें क्या किया 3 का मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे तो 3 इंटू 2 6x, इसमें करा देंगे तो 9y इज इक्वल टू 3 इंटू 5 15। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम चाहे इसमें भाग अभी हम लोग दे सकते हैं, सपोज करिए मैंने इसमें भाग दे दिया 5 का, ठीक है ना, मैंने इसमें किसका भाग दे दिया, मैंने इसमें 5 का भाग, देखिए 5 का जैसे भाग दे देंगे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2x प्लस का 3y इसके बटे में 5 और इसके बराबर बटे में 5, ठीक है ना, 5/5। ठीक बेटा, अब इसके और इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, जो इसका मान था वही हमारा इसका मान होगा। ठीक है ना, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। क्या है, अगर कोई रैखिक समीकरण लिखा है, अगर दोनों पक्षों में अगर हम लोग कोई भी संख्या समान संख्या जोड़ते या घटाते हैं तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों पक्षों में अगर हम लोग शून्येतर संख्या से अगर गुणा या भाग कराते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान हमारा सेम ही रहेगा। ठीक बेटा, ये था थोड़ा सा दो चर वाले रैखिक समीकरण का बेसिक। ठीक है ना, कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है, जिसमें दो चर हो x y, और रैखिक समीकरण क्यों, क्योंकि इसकी अधिकतम पावर 1 होती है। ठीक है ना, a और b का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a और b शून्य हो गया हमारा तो दो चर ना होकर वो एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। ठीक है ना, इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि अगर
दो चर वाले रैखिक समीकरण के दोनों पक्षों में अगर हम लोग कुछ समान संख्या जोड़ते या घटाते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर शून्य के अलावा अगर हम लोग कोई संख्या से गुणा या भाग कराते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग इसके ऊपर किस तरह से सवाल वो आपसे पूछता है। देखिए कह रहा है निम्न समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b एवं c के मान बताइए। ठीक है ना। देखिए एक सवाल मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं करके दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप लैंग्वेज को भी इसमें लिखेंगे। ठीक है बेटा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। ठीक, हम लोग यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y। इस 4 को हम लोग इधर लेके जाएंगे तो इधर है प्लस का 4, इधर जाएगा कैसा हो जाएगा माइनस का, हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। ठीक ना। अब हमें देखिए इस रूप में लिखना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए हमें इस रूप में। अब इस रूप का मतलब क्या हुआ कि देखिए इस रूप में सभी वैल्यूज कैसी आपको दिख रही है प्लस, लेकिन अगर आपके समीकरण में अगर कुछ माइनस दिख रहा है तो उस माइनस को हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देंगे और बाहर क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। ठीक ना। देखिए ध्यान से 2x तो खैर प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं, 3y भी हमारा प्लस का, कोई दिक्कत नहीं। अब से देखिए यहाँ प्लस का c होना चाहिए, बट यहाँ पे हमारा कैसा है माइनस का 4, हमको माइनस नहीं चाहिए, हम क्या कर देंगे देखिए हमें यहाँ पे प्लस लगा देंगे और इस -4 को हम लोग ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे बराबर में 0। ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया हमारा ax प्लस ये हमारा हो गया by प्लस ये हो गया हमारा c बराबर 0। ठीक बेटा। अब हमारा काम क्या है, उसने हमसे एक चीज़ और बोला था क्या कि भैया प्रत्येक स्थिति में a, b एवं c के मान भी बताइए। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है ना। जब हम लोग कंपेयर करा देंगे, देखिए ध्यान से देखिए अब x के गुणे में यहाँ कितना लिखा हुआ है 2 और x के गुणे में यहाँ कितना लिखा हुआ है a। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि a का मान हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक बेटा। देखिए यहाँ पे y के गुणे में कितना लिखा हुआ है 3, यहाँ y के गुणे में कितना लिखा हुआ है b, इसका मतलब क्या हो गया हमारा कि b का जो मान है हमारा वो आ जाएगा प्लस का 3। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट यानी अचर पद क्या है हमारा, यहाँ पे 4 है, सॉरी माइनस का 4 है, और यहाँ पे हमारा क्या है c है, यहाँ पे हमारा c का मान कितना आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको सवालों को इसमें लगाना है। देखिए इसमें हम लोग करते हैं, देखिए क्या करेंगे, अब इस 4 को हम लोग इधर लेके जाएंगे। ठीक है ना। तो जब हम लोग इधर लेके जाएंगे तो 4 हमारा कैसा हो जाएगा, 4 हमारा हो जाएगा माइनस का। ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा 5x माइनस का 3y इज इक्वल 5x माइनस 3y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक बेटा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि सारे प्लस प्लस थे बट यहाँ पे तो हमको माइनस मिल चुका, क्या कर देंगे माइनस को ब्रैकेट में बंद कर देंगे। चलिए करते हैं, कितना हो जाएगा देखिए 5x प्लस, अब इस -3 को हम लोग क्या कर देंगे ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है ना। और y को हम लोग बाहर ही रखेंगे, केवल हम लोगों ने गुणांक को ऐसे ब्रैकेट में करना है। ठीक है ना। ये जितने अंक हैं हमें केवल इन अंकों को ब्रैकेट में करना है, y और x हमेशा ब्रैकेट के बाहर मिलेंगे आपको। ठीक है ना। यहाँ देखिए ध्यान से प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा माइनस का 4 बराबर 0। ठीक बेटा। अब देखिए हम लोग क्या कर देंगे फिर से वही ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ये पूरी भाषा आप उठा के यहाँ पे लिख देंगे। जिसे तुलना कराएंगे, देखिए x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ 5, यहाँ x के मल्टीप्लाई में a, तो मीन्स a की वैल्यू कितनी होगी 5, यहाँ y के मल्टीप्लाई में माइनस का 3, यहाँ y के मल्टीप्लाई में b, दैट मीन्स b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे माइनस का 3, और जब c देखेंगे तो c का मान आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे डायरेक्ट माइनस का 4। ठीक बेटा। देखिए ये बहुत छोटे छोटे सवाल है, जब कभी ये भी आएंगे आपको 2 नंबर 4 नंबर से ज़्यादा इनकी कोई वैल्यू है नहीं। ठीक है ना। या ये MCQ में 1 नंबर के भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। देखिए अगला हमारा क्या कह रहा है, अब देखिए अगला हमारा क्या कहता है, देखिए अब यहाँ पे ऑलरेडी हमको कुछ इधर पक्षांतर करने की जरूरत नहीं है। क्या कर देंगे हम लोग, देखिए अच्छा ये प्लस का है तो ठीक है इसको ऐसे रखिए, इसको भी हमें प्लस में लिखना है तो हम लोग क्या कर देंगे प्लस, और इस माइनस को क्या कर देंगे 1/5 करके अंदर कर देंगे और y को कर देंगे बाहर। ठीक है ना। देखिए y/5 को हम लोग ये तो लिख सकते हैं ना 1/5 इंटू वाई। अगर आपने बहुत पढ़ा हो तो ये सब आपके लिए बच्चों का खेल है। ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ पे सेम चीज़ था क्या कि हमने 1/5 हमने यहाँ पे y/5 को हमने यहाँ लिख दिया y इंटू 1/5। ठीक है ना। और इस 1/5 को मैंने बाहर कर लिया, चूंकि यहाँ पे साइन माइनस का था इसलिए यहाँ पे माइनस का 1/5। ठीक बेटा। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, देखिए प्लस माइनस को हम किसमें कर देंगे ब्रैकेट में बंद कर देंगे बराबर में 0। इसकी भी तुलना हम लोग किससे करा देंगे, इसकी भी तुलना हम लोग करा देंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। जैसे तुलना हम लोग करा देंगे, देखिए a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 1, b का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1/5, और यहाँ पे c का मान कितना दिख जाएगा आपको माइनस का 10। ठीक बेटा। उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। देखिए कुछ और हम लोग एग्जाम्पल लगाते हैं। देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है 2x बराबर माइनस का 5y। अब देखिए ध्यान से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे -5y को हम लोग पक्षांतर करके इधर लेके आएंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जैसे हम लोग इसको इधर करके लेके आएंगे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x प्लस का 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब क्या यहाँ पे अचर पद है, आप कहेंगे यहाँ पे अचर पद नहीं है, लेकिन चूंकि हमें तुलना करानी तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे 2x प्लस 5y
प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसकी तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो से करने पर, आपको देखिए बेटा यहाँ पे भाषा लिखना जरूरी है। बिना भाषा के अगर आप पूरा सवाल करके आएंगे तो आपको 4 में से केवल और केवल 3 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। भाषा का अपना एक अलग रोल होता है एग्जाम में, ठीक है, आपको सीखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, इसकी तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से करने पर, जिसे आप तुलना कर देंगे। देखिए ए का मान कितना आपको दिख रहा है, ए का मान आपको मिल जाएगा 2, देखिए बी का मान आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे, बी का मान आपको दिख जाएगा 5 और सी कितना दिख रहा है आपको 0। आपका ए बी और सी का भी मान आ गया, ठीक है ना। अगला देखेंगे यहाँ पे, अब देखिए अगर आप कायदे से अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आप कह देंगे ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक चर है, एक चर कौन सा है, एक्स वाला, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है ना। बट फिर भी इसको हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। एक चर वाले रैखिक समीकरण को किस तरह से 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं ये भी सीखना जरूरी है, क्योंकि आगे जब आप हायर क्लास में जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो कई बार आपको सवाल ऐसे मिल जाएगा 3x + 2 = 0, y = 2 और आपसे क्या कह देगा कि इसका ग्राफ ड्रॉ करिए, ठीक है ना। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण में बदलना आना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए कि 3x, यहाँ पे y वाला पद है नहीं तो y वाला पद हम लिख तो लेंगे बट इसके मल्टीप्लाई में क्या लगा देंगे 0। y वाला टर्म हम लोग लिख तो लेंगे, देखिए यहाँ पे जो टर्म आपको नहीं मिलेगा, जो टर्म नहीं, अगर यहाँ y नहीं है तो y आप लिख दीजिए लेकिन उसके गुणे में 0 होना चाहिए। अगर यहाँ x नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे अगर यहाँ x नहीं है तो हम लोग x को लिख तो देंगे बट उसके मल्टीप्लाई में कितना रहेगी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, ठीक है। अच्छा, प्लस का 0 बराबर, सॉरी प्लस का 2 तो दिया ही है ना, तो प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसकी तुलना हम लोग किसे करा देंगे, इसकी तुलना हम लोग करा देंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर, जिसे हम लोग तुलना कराएंगे। देखिए ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आपका आ जाएगा 3। अच्छा देखिए बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान आपका आ जाएगा 0 और सी का मान कितना आपको मिल जाएगा, सी का मान आपको मिल जाएगा प्लस का 2, ठीक बेटा। अगला देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा y बराबर 2। मैंने अभी जस्ट ये बताया कि जो चर नहीं होगा उसको हम लोग लिख तो देंगे बट उसके मल्टीप्लाई में 0 करा देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे x नहीं है तो हम यहाँ x तो लिख देंगे लेकिन x के गुणे में कितना लिख देंगे यहाँ पे 0 × x, ठीक है ना, प्लस का y बराबर 2, ठीक है ना। अब देखिए बराबर में 2 है, बराबर में 0 होना चाहिए। देखिए ध्यान से, तुलना जब भी आप कराएंगे, देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी में सी से जब भी आप तुलना कराएंगे तो तुलना में हमेशा बराबर में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। क्या यहाँ बराबर में 0 है, आप कहेंगे नहीं है, बराबर में 2 है, तो क्या करें, सबसे पहले इस 2 का पक्षांतर करके 2 को इधर लेके आएंगे। जब इस 2 को इधर लेके आएंगे देखिए हो क्या जाएगा 0 × x प्लस वाई, इधर आकर कैसा हो जाएगा माइनस का 2 = 0। अब इस माइनस को हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे, कितना हो जाएगी वैल्यू 0 × x प्लस का वाई प्लस और ब्रैकेट में माइनस का 2 = 0। हम लोग क्या लिख देंगे कि इसकी तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर, जैसे हम लोग इसकी तुलना करा देंगे x के गुणे में 0, x के गुणे में a, दैट मीन्स a की वैल्यू 0 आ गई। यहाँ इसके मल्टीप्लाई में 1 है, इसके मल्टीप्लाई में b, दैट मीन्स b की वैल्यू 1 आ गई। c की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है डायरेक्ट यहाँ से, c = -2, ठीक बेटा। तो ये था कि किस तरह से हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के बेसिक को हल करते हैं और यहाँ से बेटा एक क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस 100% है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट किस तरीके से इस चैप्टर में आपसे और वो किस तरह से सवाल वो पूछेगा, ठीक है। देखिए हम लोग देखते हैं अगला पार्ट ये देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है रैखिक समीकरण का हल, कह रहा है एक चर वाले रैखिक समीकरण के अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मीन्स क्या होता है, एक और केवल एक हल होते हैं, ठीक है ना। अब पहले इसको समझ लीजिए आप। मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ एक चर वाला कोई रैखिक समीकरण, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया चलिए 2x प्लस का 4 = 0। मैंने यहाँ पे एक चर वाला, देखिए चर कितना है यहाँ पे 1 है और इसकी पावर अधिकतम कितनी 1, तो ये हो गया एक चर वाला रैखिक समीकरण। अगर मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, कह रहा इसके कितने हल निकलेंगे, देखिए ध्यान से। अब एक चर वाले समीकरण के केवल और केवल एक हल निकलेंगे, कितना निकलेंगे, केवल और केवल एक। जैसे देखिए प्लस 4 उधर जाके हो जाएगा -4। अब इस 2 का हम लोग भाग दे देंगे, देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी x बराबर -4/2, यानी कितनी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से हमको -2 मिल जाएगा, ठीक बेटा। अब ध्यान से देखिए x का मान केवल इस समीकरण के लिए केवल और केवल x का मान कितना निकल के आया है -2, ठीक है ना। जबकि 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए ध्यान से 2x प्लस वाई प्लस 4 = 0। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे एक चर और लेके हम चले आए, ठीक है ना। अब जैसे ही हम लोग यहाँ से मान निकालना शुरू करेंगे तो अब x और y के अनंत मान होंगे, ठीक है ना। अनंत को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अपरिमित। अनंत भी हिंदी है बट एक वर्ड और निकल के आता है क्या, अपरिमित, ठीक है ना।
तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों के अनेक हल होते हैं। इसके कितने हल पॉसिबल हैं? हल का मतलब एक्स और वाई के मान, इसमें एक्स और वाई के कुल कितने मान आ सकते हैं? तो अनंत मान आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, चूंकि ये अनंत हल होते हैं, चूंकि इसमें कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं, इसलिए आपसे सवाल कैसे पूछता है? सवाल आपसे पूछता है, सवाल आपसे ऐसे कहेगा कि 4 हल ज्ञात कीजिए। सवाल आपसे हो सकता है कहते 3 हल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज में या इस टॉपिक में हम लोग क्या सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इन अनेकों हल में से, देखिए इस अनेकों हल में से कैसे हम 4 हल, कैसे हम 3 हल को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हम लोग यही सीखने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले चलिए सवालों को लगाते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा क्या कह रहा है? सबसे पहला जो सवाल है कह रहा है y बराबर 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है या केवल 2 हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये कोई समीकरण लिखा है, इसके कितने हल आप ज्ञात कर सकते हैं? क्या एक अद्वितीय हल होगा या केवल 2 हल होगा या फिर अपरिमित रूप से इसके अनेकों हल होंगे, ठीक है ना। तो कुछ आपको करना नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ये पहचानना है कि भैया मेरे ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है कि 2 चर वाला। अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण होता तो इसके केवल और केवल एक हल होते, क्योंकि ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है इसलिए इसके अनंत हल होंगे, ठीक है ना। तो यानी इसका हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक बेटा। अब देखिए, अब हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले समीकरण के 4 हल, ठीक है ना। अब ये हो गया 4 हल ज्ञात करने का मतलब, सबसे पहले आपको थोड़ा सा और एक चीज और समझ लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ के आए थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ के आए थे कि हम लोग एक्स और वाई की वैल्यूज को हम लोग अक्सर ऐसे ब्रैकेट में लेते हैं, जैसे, ठीक है ना। जैसे अगर एक्स का मान मान लीजिए 5 है, वाई का मान मान लीजिए 3 है, ठीक है ना। तो इस एक्स और वाई के मान को हम लोग ऐसे लिखते हैं प्रॉपर ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई करके, ठीक है ना। तो अब हल का मतलब हमारा क्या होता है? देखिए हमने बताया हल का मतलब हमारा क्या होता है? एक्स और वाई का मान, एक्स और वाई का मान। जब भी आपसे सब सवाल में कह देगा कि भैया मेरे इसको हल करो, हल करने मीन्स एक्स और वाई का मान निकालो। जब भी आप एक्स और वाई का मान निकाल देंगे तो आप उस एक्स और वाई के मान को आप हमेशा इस रूप में लिखेंगे, ठीक है ना, एक्स कॉमा वाई करके छोटे ब्रैकेट में, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, कह रहा 4 हल ज्ञात करो। सबसे पहले हम लोग इसके हल ज्ञात करते हैं 4, ठीक है ना। तो हल ज्ञात करने सबसे पहला तरीका क्या है? हम लोग यहाँ पे अपने मन से हम लोग वैल्यू लेट करेंगे, अपने मन से वैल्यू लेट करेंगे, ठीक है ना। कौन सी वैल्यू लेट करेंगे? सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे जब x = 0, ठीक है ना। अब आप कहेंगे भैया x बराबर 0 ही क्यों माना? देखिए आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। आप x का मान माइनस में भी मान सकते हैं, आप x का मान प्लस में भी मान सकते हैं, आप x का मान कुछ भी मानिए, ठीक है ना। फिर 0 हम लोग क्यों मानते हैं? देखिए 0 हम लोग अभी x का मान 0 मानेंगे, फिर हम लोग यहाँ मानेंगे कि जब y का मान 0 होगा। 0 क्यों मानते? क्योंकि जैसे हमने 0 मान लिया ना, तो जब आप यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और 0 मानते ही हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ठीक बेटा। तो जब x बराबर 0 जब हमने यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है ना, इस समीकरण में जब इसमें हम लोग पुट करेंगे x बराबर 0, तब अब चलिए यहाँ पे x 0 पुट करके कितना हो जाएगा? देखिए तो हो जाएगा 2 × 0 प्लस का y = 7। अब 2 × 0 क्या होता है? 0, और 0 + y का मतलब क्या हो जाएगा? y बराबर 7, ठीक। y का मान कितना आ गया? y बराबर 7। अतः हल, देखिए x का मान आपने माना, जब जैसे आपने x का मान माना तो आपको y का मान मिल गया, ठीक है ना। तो अब इस x के मान को हम लोग यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे? अतः हल, सबसे पहले क्या लिखेंगे? x का मान कितना है यहाँ पे? 0। फिर हम लोग लिखेंगे y का मान, y कितना है यहाँ पे? 7, ठीक है ना। हमने आपको बताया ना कि हमेशा हल को हमेशा x, y करके ही लिखेंगे। यहाँ x क्या है? x है आपका x का मान, और y क्या है यहाँ पे? y है आपका y का मान, ठीक है ना। देखिए x का मान आपने 0 माना तो आपने लिख दिया यहाँ पे 0, और y का मान आपने कितना निकाला? 7, ये आ गया, ठीक है ना। देखिए अब देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका ये कह रहा है कि x बराबर 0 पे आपका y का मान कितना मिलेगा? हमेशा 7 मिलेगा, ठीक है ना। अब अगली हम वैल्यू मानेंगे, अगली वैल्यू मतलब हम अपने मन से मान लेंगे y बराबर 0, ठीक है ना। जैसे हमने y बराबर 0 माना, चलिए हम लोग यहाँ पुट करेंगे y बराबर 0। देखिए वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x + 0 = 7। अब +0 तो यानी बेकार है, 2 का इधर हम लोग भाग दे देंगे, वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको? x बराबर 7/2, 7/2 का मतलब 3.5, ठीक है ना। अतः करके हम लोग फिर से लिखेंगे यहाँ पे अतः हल, हल कितना हमको मिल जाएगा? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x की वैल्यू, x कितना है यहाँ पे हमारा? 3.5। फिर हमारा y कितना माना है? y हमने माना था 0, तो हो गया। अगला हमारा जो बिंदु आ गया वो कैसा आ गया? 3.5, 0, ठीक है। ये हमारा आ गया भैया प्रथम हल, ये आ गया हमारा द्वितीय हल। अब हमको अभी 2 हल और ज्ञात करने, ठीक है ना। अब हम कैसे करेंगे 2 हल और ज्ञात? देखिए ध्यान से, अब अपने मन से आप कोई वैल्यू मान लीजिए। इस बार हमने माना जब x बराबर 1, देखिए अगर आप x बराबर, आप चाहो तो आप x बराबर 100 भी मान सकते हो, बट इतनी लंबी वैल्यूज नहीं मानते। क्यों? क्योंकि फिर हमको घटाने में, जोड़ने में, गुणा करने में, भाग करने में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग छोटी छोटी वैल्यूज हमेशा मानना शुरू करते हैं। जब x बराबर 0 तब y का मान क्या होगा? y बराबर 0 तब फिर x का मान क्या होगा, ठीक है ना। इस बार हमने माना भैया जब x का मान 1 है, देखिए यहाँ पे चलिए पुट करते हैं, x का मान कितना पुट करना है? 1। देखिए यहाँ पे पुट करिए तो कितना हो जाएगा? 2 × 1 + y
देखिए 2 इंटू वन कितना हो जाएगा, 2 इंटू वन आपका हो जाएगा 2 इंटू वन 2, 2 इधर प्लस का है उधर जाएगा कैसा हो जाएगा, 2 इधर प्लस का है उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस का, तो 7 में से 2 जाएगा 5, डेट मीन्स हमारा y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 5। अतः हल करके हल कितना आ जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है 5, यह आ गया हमारा तीसरा हल। ठीक बेटा। अच्छा जब x का मान 1 हो गया, अब हम लोग क्या मान लें, जब y बराबर 1 हो, देखिए ध्यान से, तो इस बार हो जाएगा देखिए 2x प्लस y, y की वैल्यू कितनी 1 इज इक्वल टू 7। अब इधर 1 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, कितना हो जाएगा 7 में से 1 जाएगा 6 और इधर 2 का भाग दे देंगे तो 6 बटे 2 यानी x की वैल्यू कितनी आपको मिल जाएगी 3। ठीक है ना। अतः हल हम लोग यहाँ पे फिर से लिखेंगे, हल कैसे, लेकिन सबसे पहले हम x का मान लिखेंगे, x का मान हमारा कितना है यहाँ पे 3, y का मान कितना हमारा यहाँ पे 1। ठीक है ना। अतः हमारा हल कैसे आ गया 3,1। ठीक है ना। फाइनल में हम लोग जवाब दे देंगे, अतः समीकरण, देखिए पहला सवाल इसलिए मैं एकदम डिटेल में कर रहा हूँ, अतः समीकरण कौन सा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 के 4 प्रमुख हल, या आप चाहो तो आप सीधे इतना ही लिख दो 4 हल। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है कि 4 प्रमुख हल। सबसे पहला हल आपने कितना निकाला भैया, आपने निकाला है 0,7, फिर आपने कितना निकाला है 3.5,0, फिर कितना आपने निकाला है 1,5 और फिर आपने कितना निकाला है 3,1 होंगे या होगा, आपको जो लिखना हो लिख दीजिए। ठीक बेटा, समझ में आ गया आपको। देखिए मैं आपको एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। क्या किया, आपको वो कोई समीकरण दे देगा, कहेगा आपसे उसके 4 हल निकालो 5 हल, जितने का आपसे कहेगा आपको उतना निकालना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ वैल्यू मानते हैं x बराबर 0। 0 क्यों मानते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाए। x बराबर 0 जब मानेंगे y का मान आ जाएगा, जो भी x और y का मान रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे जैसे बिंदु के रूप में। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं x का मान, फिर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे y का मान। ठीक है ना। जब x बराबर 0 हो गया फिर हम लोग क्या मानेंगे, जब y बराबर 0, जब y का मान 0 रखेंगे इस समीकरण में तो देखिए हमको x का मान मिल जाएगा। जैसे हमको x का मान मिल जाएगा, अब हल में जैसे लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा आएगा x का मान, कॉमा लगा के फिर y का मान, तो हमारे यहाँ बन गया x का मान कितना था 3.5 और y का मान आपने कितना माना था 0, कितना हो गया 3.5,0। ठीक बेटा। अगर आप चुके जब x 0 y 0 जब दोनों 0 0 हो चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे देखिए ध्यान से, अब हम लोग मानेंगे x बराबर 1। ठीक है ना। आप कहेंगे 1 ही क्यों, कुछ भी मानिए इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। बस हमको वो वैल्यू माननी है जिससे आपके सवाल जल्दी जल्दी हल हो जाएं। तो जब x बराबर 1 हल करेंगे तो देखिए y का मान कितना आ गया 5, सबसे पहले x का मान लिखेंगे, सबसे पहले x का मान कितना है 1,5। ठीक है बेटा। फिर अगला है जब y बराबर 1 मानेंगे तो यहाँ पे इस समीकरण में हम लोग फिर से पुट करेंगे y बराबर 1, हल करेंगे तो x का मान 3 आ जाएगा। हल को हम लोग फिर से लिख देंगे 3, सबसे पहले x का मान फिर हम लोग कॉमा लगा के y का मान। ठीक बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप इसकी भाषा को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। भाषा का रोल बेटा बहुत होता है एग्जाम में। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग करते हैं सवाल नंबर 2। देखिए हम लोग इसको हटाते हैं, सब डिलीट करते हैं। सेकंड आपसे क्या कह रहा है, अब मैं यहाँ पे ज़्यादा भाषा लिखने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मैं जितना भाषा लिखूंगा वो सब वीडियो लंबी होती चली जाएगी। ठीक है ना। देखिए जैसे हम लोग यहाँ x बराबर 0 मानेंगे, जैसे हम लोग यहाँ x बराबर 0 मानेंगे, आप इसको हल कर लेंगे, कितना हो जाएगा देखिए, तो 2 इंटू 0 प्लस का 5y बराबर 0 हल करेंगे तो यहाँ से हमारा मान आ जाएगा, ये तो पूरा 0 हो गया, 5 को भेज देंगे 0 के बटे में, तो यानी हमारा यहाँ से y का मान भी कितना आ गया 0। अतः हमारा पहला बिंदु मिलेगा 0,0। ठीक है ना। फिर आप ध्यान से देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ मान लें y बराबर 0, अब देखिए अब y बराबर आप 0 ना मानिएगा। क्यों ना मानिएगा, क्योंकि y का मान ऑलरेडी 0 आ चुका है। अब अगर आप यहाँ y का मान 0 मानेंगे तो घूम फिर के हमारे बिंदु फिर से क्या मिल जाएगा, y बराबर 0 पे x बराबर फिर से 0 मिल जाएगा। अतः यही बिंदु हमको घूम घूम के 2-3 बार मिल जाएगा, इसलिए y बराबर 0 मानने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। अब हम लोग कितना मान लीजिए, चलिए हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे माना था हमने x बराबर 0। अब चलिए मान लेते हैं हम x बराबर 1। जैसे अगर हम लोग यहाँ x बराबर 1 मान लेंगे, हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस का 5y इज इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा, देखिए ध्यान से, ये उधर जाएगा, हो जाएगा -2/5, कितना हो जाएगा -2/5। अब अगर आप चाहो तो बिंदु निकालना कैसे निकाल लेंगे, बिंदु सबसे पहले x लिखेंगे, x की वैल्यू आपने कितनी मानी 1 और y की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पे -2/5। ये आपको क्या हो गया, दूसरा हल हो गया। अच्छा आप ये भी कर सकते हो, आप चाहो तो आप x के ही चारों मान लो, आप y के मान एक भी ना मानो, या आप चाहो तो आप सारे y के मान मान लो, आप x के मान एक भी ना मानो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ वैल्यू मान लेते हैं। चलिए हमने मान लिया y इज इक्वल टू 2 मान लिया। ठीक है ना। जिसे हम लोग यहाँ y इक्वल टू 2 पुट करें, देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 5 इंटू 2 बराबर 0। अब 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, 10 उधर जाएगा, हो जाएगा -10। ठीक है ना। 10 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा -10, x बराबर आ जाएगा -10 बटे ये 2 मल्टीप्लाई में तो -10 बटे 2, डेट मीन्स x का मान आ गया -5। बिंदु कितना आ जाएगा -5,2। ठीक है ना।
ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु और ये तीसरा बिंदु है। ठीक है, अभी एक और निकाले, हमको 4 हल ज्ञात करने। अब y बराबर 2 ना मान के चलिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे y बराबर 1 मान लेते हैं, y बराबर 1 मान लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ y बराबर 1 वैल्यू मान लेंगे, देखिए यहाँ पे पुट करिए y बराबर 1 हो जाएगा 2x प्लस का 5y, y मीन्स 5 इंटू 1 बराबर 0। ठीक है बेटा, जैसे अब देखो 5 इंटू कितना हो जाएगा 5, 5 उधर हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का 5, इधर 2 गुणे में इधर आ जाएगा बटे में, तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा माइनस का 5 बटे 2। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x का मान आपने कितना निकाला यहाँ पे माइनस का 5 बटे 2, फिर लिखेंगे y का मान आपने माना कितना था 1। ठीक है ना, ये आपका क्या आ गया चौथा हल। आप यहाँ अतः करके भाषा पूरी लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम लोग सवाल नंबर तीसरा आपसे क्या कह रहा है, तीसरा आपसे कह रहा x बराबर 4y। ठीक है ना, सबसे पहला काम हमारा क्या है, इस 4y को आप इधर लेके आए, जैसे हम इसका इधर पछंदा कर देंगे, हो जाएगा x माइनस 4y बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जब आप मानेंगे यहाँ x बराबर 0, जैसे आप x बराबर 0 मानेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी y बराबर, देखिए ये 0 हो जाएगा, 4y हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 4y बराबर 0, डेट मीन्स y का मान कितना हो जाएगा 0, और यहाँ से हमको पहला हल मिल जाएगा। हल कितना मिल जाएगा 0,0, ये हमारा पहला बिंदु आ गया। ठीक बेटा, अगला हमारा काम क्या, देखिए ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ मान लें x का मान 1, अगर हम लोग यहाँ x का मान 1 मान लें, जब इसको हल करेंगे तो देखिए y का मान कितना आ जाएगा 1/4, यानी हमारा सबसे पहले हम लिखेंगे x यानी 1, दूसरे पे हम लोग क्या लिखेंगे 1/4, ये हमारा दूसरा हल आ गया। तीसरा चलिए हम लोग मान लेते हैं, चलिए हम लोग यहाँ मान लें y = 1, जब y = 1 हल करेंगे, देखिए y का मान 1 रखें यहाँ पे, x का मान कितना आपको मिल जाएगा, x का मान आपको मिल जाएगा 4। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे 4, y का मान कितना है यहाँ पे 1, हो गया बेटा, ये आपका हो गया तीसरा हल। चौथा देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू में पुट कर दूँ 2, तो x का कितना मान आ जाएगा, देखिए y का मान 2, तो 2 × 4 कितना हो जाएगा 8, x का मान कितना आ गया 8। सबसे पहले हम लोग के साथ क्या लिखेंगे, x की वैल्यू 8, फिर लिखेंगे y की वैल्यू दैट मीन्स 2। ये आपके 4 हल आ गए, आप अतः करके इसका जवाब अच्छे से दे देंगे। ठीक है, उम्मीद आपको ये 4 हल ज्ञात करने समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग x बराबर कुछ मानते हैं, फिर y बराबर कुछ मानते हैं। ठीक है ना, आप इसी मान के हम लोग सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, कह रहा है निम्न हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y = 4 के हल हैं और कौन हल नहीं है। ठीक है ना, अब क्या कह रहा है वो, अभी तक क्या था, वो आपको एक समीकरण दे रहा था और कह रहा था इसके 4 हल ज्ञात करो। अब क्या कह रहा है आपसे, उसने आपको समीकरण दे दिया और उसने आपको ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, उसने आपको 5 बिंदु दे दिए। क्या कह रहा है कि अब ये बताओ कि कौन सा बिंदु इसमें से इस समीकरण का हल होगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इन बिंदुओं को हम लोग बारी बारी से देखिए। अब जैसे अगर आपके सामने ये बिंदु लिखा है, ठीक है ना, तो ये जो 0 है ये आपका है x का मान, और ये जो 2 लिखा हुआ यह है आपका y का मान, है ना। ये जो पहले लिखा हुआ 2 ये है आपका x का मान, और ये क्या है आपका y का मान। ठीक, ये है आपका x का मान, ये है आपका y का मान, ये सेम, ये है आपका x का मान, ये y का, ये x का और ये y का। हम लोग करेंगे क्या, x और y की बारी बारी से इन समीकरणों में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है ना, अब x का मान 0 रखने पे, y का मान 2 रखने पे, अगर किसी का मान 4 आ गया तो वही बिंदु आपके क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। और अगर ये मान 4 नहीं आया तो हमारा हल नहीं होगा। ठीक है ना, ये अगर हम लोग थोड़ा सा इसको मैथ की किताब की भाषा में बोले तो क्या बोलेंगे, अगर इस बिंदु ने इस समीकरण को संतुष्ट कर दिया तो ये इस समीकरण का हल होगा, अगर नहीं संतुष्ट किया तो हल नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में उम्मीद है आपको आ गया होगा। देखिए ध्यान से हम लोग सवाल लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दिया गया समीकरण। ठीक है ना, तो दिया गया समीकरण यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, x माइनस 2y = 4। ठीक है ना, तो आप यहाँ लिख लीजिए x माइनस 2y = 4। अब सबसे पहले हम लोग ये वाला बिंदु रखेंगे। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, x बराबर 0, y बराबर 2 रखने पर, जैसे हम लोग रखेंगे भैया x बराबर 0, y बराबर 2, देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर चलिए पुट करिए, हो जाएगा 0 माइनस का 2 × 2, ठीक है ना, बराबर 4। अब देखिए 2 × -2 कितना हो जाएगा, -4 बराबर 4। अब क्या -4 और 4 आपस में बराबर होता है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होते। जब नहीं होते इसका मतलब क्या हो गया कि ये 0,2 हल नहीं है। ठीक है ना, हम लोग क्या लिख देंगे, जो कि असंभव है, या आप इसको आप चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो जो कि अमान्य है। ठीक है ना, फिर अतः करके हम लोग यहाँ जवाब देंगे क्या, अतः 0,2 दिए गए समीकरण का, अतः 0,2 दिए गए समीकरण का। ठीक है ना, अब इस दिए गए समीकरण का भाई साहब ये हल नहीं है। नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। ठीक है ना, ये देखिए, ये प्रॉपर आपको ऐसी भाषा लिखनी पड़ेगी, तब जाके आप बताएंगे कि भैया ये हल है या नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या, हमारा ये पहला आंसर आ गया, ये हल नहीं है। ठीक है ना, अब देखिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं क्या, सवाल नंबर दूसरा आपसे क्या कह रहा है, 2,0। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ पुट करेंगे 2,0। चलिए x का मान कितना पुट देंगे यहाँ पे 2, तो 2
माइनस का 2 इंटू वाई का मान कितना यहाँ पे 0, 0 बराबर में 4 आना चाहिए। देखिए 2 माइनस 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू 4, कितना हमको मिलेगा 2 बराबर 4। फिर से हम लोग लिख देंगे भैया जो कि असंभव है या जो कि अमान्य, आप कुछ भी लिखिए, भाषा आपकी सही रहेगी, ठीक है ना। तो ये अमान्य है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी हमारा हल नहीं है, ठीक है। देखते हैं तीसरा हमारा क्या कह रहा है। तीसरा हमसे कह रहा है 4,0, देखिए 4,0, ठीक है। तो हम लोग यहाँ x का मान पुट कर देंगे 4 और y का मान पुट कर देंगे 0। 4 माइनस का 2 इंटू 0 बराबर 4, तो हो जाएगा 4, 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 बराबर 4, क्या 4 बराबर 4 यहाँ पे आ गया, जो कि सही है, जो कि सही है। आप चाहो तो कुछ देखो बेटा, भाषा कुछ भी लिखो, आप लिख दो यहाँ पे जो कि मान्य है, ठीक है ना, ये भी भाषा सही है, जो कि सही है, ठीक है ना, जो कि संतुष्ट करता है ना। अतः करके हम लोग क्या लिख देंगे, अतः 4,0 दिए गए समीकरण का एक हल है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हल है, ठीक है। अगला हम देखिए, हम लोग अगर हम लोग यहाँ लगाते हैं चौथा नंबर, क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे x का मान कितना है, x का मान है √2, पुट कर दिया हमने x का मान √2। अब यहाँ पे y का मान कितना है 4√2, चलिए पुट करते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 4√2 बराबर में कितनी वैल्यू हमको चाहिए 4। चलिए हल करते हैं इसको, √2 माइनस का 2 इंटू 4 2 चौको 8 √2 बराबर में 4। 8 में से ये चला कितना बच जाएगा माइनस का 7√2 बराबर में 4। फिर से बचा जाएगा क्या है, जो कि अमान्य है। क्या है बेटा ये, जो कि अमान्य। अगर ये अमान्य है इसका मतलब क्या हो गया कि भाई साहब ये भी हमारा हल नहीं है, ठीक है ना, ये भी हमारा हल नहीं है। अब हमारी बारी क्या यहाँ पुट करने की 1,1, चलिए हम यहाँ पे पुट करते, देखिए 1,1 पुट करेंगे। यहाँ 1 x का मान 1 है, माइनस का 2 इंटू 1 बराबर में कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो 1 माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 बराबर में 4, एक में से 2 जाएगा, वैल्यू बचेगी माइनस का 1 बराबर 4। फिर से वही हम लोग कर देंगे जो कि अमान्य है, और जैसे ही ये अमान्य हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी हमारा हल नहीं है, ठीक बेटा। तो आपसे सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि आपको एक समीकरण दे दे और आपसे कह दे कि भैया ये बताओ कि ये वाला बिंदु इसका हल है या नहीं है। तो क्या कर देंगे, चुपचाप x का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, y का मान यहाँ पे पुट कर देंगे और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। अगर सेटिस्फाइड कर गया x y का मान तो फिर पक्का हल होगा, और अगर सेटिस्फाइड नहीं कर पाया तो यानी हल नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध करें कि 1,1 तथा 2,5 समीकरण 4x - y - 3 = 0 के हल हैं। अब ध्यान से देखेंगे, इससे पहले सवाल में क्या कहता है, यहाँ हमसे जांच करने को बोला था ना कि निम्न हलों में कौन कौन हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। इसका मतलब क्या कि पक्का इसमें से कुछ तो हल होंगे, कुछ हल नहीं होंगे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, इसमें आपसे कह रहा है सिद्ध करें, इसमें आपसे कह रहा है सिद्ध करें कि ये हल हैं। तो जब सिद्ध करें, जब भी आपसे कहेगा सिद्ध करें, सिद्ध करने मतलब क्या होता है कि पक्का ये हल होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो कुछ करना नहीं, हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ लिख देंगे 1,1 दिए गए समीकरण, देखिए ध्यान से, दिए गए समीकरण में रखने पर, जिसे हम लोग रख देंगे, देखिए ध्यान से, इसलिए यहाँ रखते हैं हम लोग 1,1, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, तो 4 इंटू एक्स का मान कितना है यहाँ पे, देखिए x का मान 1 है तो यहाँ हम लोग पुट कर देंगे 1, माइनस यहाँ पे y का मान कितना आपको दिख रहा है, y का मान भी 1 है तो हो जाएगा 1, माइनस का 3 है तो माइनस का 3 बराबर 0 आना चाहिए, ठीक है ना। 4 इंटू 1 तो 4, इधर -1 -3 माइनस का 4 बराबर में 0 आना चाहिए। 4 में से 4 कितना हो गया 0 बराबर 0, सेटिस्फाइड कर गया, जो कि संतुष्ट कर गया। क्या लिख देंगे, अतः 1,1 दिए गए समीकरण के हल हैं, ठीक बेटा, समझ में आ गया। अगला हमसे क्या करें, इसे 2,5 रखिए, ठीक है ना। अब यहाँ हम लोग रखेंगे x का मान, ये है आपका x का मान और ये है आपका y का मान। x का मान हम लोग यहाँ पुट करेंगे कितना 2, चलिए पुट करते हैं, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, फिर माइनस का y कितना यहाँ पे 5, ठीक है ना, फिर माइनस का 3 बराबर 0। अब देखिए 8 माइनस 5 -5 -3 कितना हो जाएगा माइनस का 8 बराबर में 0। अब 8 में से 8 जाएगा 0 बराबर 0, ये भी क्या आ गया 0 आ गया, यानी ये भी संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी हमारा हल है। कौन हल है, अर्थात 2,5 भी इसका हल है, ठीक है ना। वही आपसे वो बोला था कि सिद्ध करो ये दोनों हल हैं, तो दोनों हल आएंगे ही आएंगे, ठीक बेटा। अगला देखिए हमसे क्या कह रहा है, ये एक टाइप और आपसे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है भैया k का मान बताओ अगर x बराबर 2 y बराबर 1 इस समीकरण का एक हल हो, ठीक है ना। कह रहा है x बराबर 2 और y बराबर 1 जब हम इसमें रखेंगे जो कि इसका एक हल है, तो हमको k का मान बता दो। कुछ नहीं करना, देखिए चूंकि हल है तो करेंगे इसमें, x का मान यहाँ पे लिख दीजिए आप, x बराबर 2 y बराबर 1 दिए गए समीकरण में रखने पर, दिए गए समीकरण में रखने पर, ठीक है ना। आप लिख देना, देखिए x का मान हम लोग कितना पुट कर देंगे 2 इंटू 2 प्लस का 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1 इक्वल टू के, 2 दूनी 4 प्लस का 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू के, 4 3 7, यानी के का मान कितना आ गया आपको प्लस का 7,
ठीक बेटा। तो ये था कि किस तरीके से दो चर वाले रैखिक समीकरणों पर वो आपसे हल पूछता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के अनेक हल होते हैं, इसके अनेक हल होते हैं, जबकि अद्वितीय हल किसका होगा, अद्वितीय हल होगा आपका जब एक चर होगा। कितने चर होंगे, जब एक चर होगा, ठीक है ना। इस अनेकों हल में से कई बार हमसे वो चार हल पूछ लेता है। चार हल निकालने का तरीका हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि पहले x बराबर 0 y का मान निकालेंगे, y बराबर 0 x का मान निकालेंगे, फिर x का मान कुछ और मानेंगे, 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, फिर उस पर हम लोग y का मान निकालेंगे और ये सेम वैल्यू हम लोग y की वैल्यू फिर से मानेंगे, हम लोग फिर से यहाँ से x का मान निकालेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या दिया, अब फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि अगर वो सवाल आपसे ये भी कह सकता है कि ये एक समीकरण दे देगा और आपको 3-4 बिंदु दे देगा, आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा बिंदु इसका हल होगा। तो अगर x y का मान अगर हमने यहाँ पे पुट कर दिया और अगर समीकरण अगर संतुष्ट हो गया तो वो हल होगा, संतुष्ट नहीं हुआ तो हल नहीं होगा, ठीक है ना। फिर आपसे हमने एक टाइप इसमें सवाल और कवर कर दिया, क्या कि सिद्ध करने वाला है। ये तो हो गया कि अगर 1, 1 हमने इसमें पुट किया, 2,5 अगर हमने इसमें पुट किया और अगर वैल्यू सेटिस्फाइड होगी तो हल होगा, ठीक है ना। ये हो गया k का मान बताइए कि अगर ये दोनों इसका हल होगा तो x और y का मान रखेंगे, ऑटोमेटिक आपको k का मान मिल जाएगा। ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। आपके सिलेबस में 2023-24 तक यहीं तक है, ठीक है ना। बट इससे आगे भी थोड़ा सा देखिए, मैं आपको सिखा देता हूँ यहाँ पे। वो सिलेबस में हट चुका है इस बार, बट मेरे हिसाब से आपको फिर भी पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगले साल वो आपको फिर से काम देगा, ठीक है ना। ये इस टॉपिक का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख। आलेख मतलब क्या होता है, आलेख मतलब आपका होता है ग्राफ, ठीक है ना, कि कैसे हम लोग ग्राफ को खींचते हैं। अब निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 3 में आप पढ़ के आ चुके हैं कि भैया ग्राफ खींचने के लिए हमको कम से कम 2 बिंदु चाहिए। कितने बिंदु चाहिए हमको, 2 बिंदु चाहिए। अच्छा, एक बिंदु से हम ग्राफ क्यों नहीं खींच सकते, क्योंकि एक बिंदु से गुजरने वाले रेखाओं की संख्या अनंत होती है, ठीक है ना। एक बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती हैं, अनेकों रेखाएं जा सकती हैं एक बिंदु से, ठीक है ना। यही कारण है कि हम लोग एक बिंदु से रेखा खींच नहीं सकते हैं। हमको रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली केवल और केवल एक रेखा मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब वहां पे आपने एक चीज और जान दिया था कि अगर बिंदु का मतलब हमारा क्या होता था वहां पे निर्देशांक ज्यामिति में x, y, ठीक है ना। तो हमको 2 बिंदु चाहिए, मतलब एक बिंदु में एक x, y, इस बिंदु में भी हमको एक x, y चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। अब ये x, y हम लोग कैसे निकालेंगे, x, y यह है क्या, दिए गया समीकरण का हल है ये, ठीक है ना। अब इसे जस्ट पहले हमने सीखा ना कि अगर कोई समीकरण दिया होगा तो उसका कैसे हम लोग हल ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो हल मतलब कैसे हम लोग बिंदु ज्ञात करेंगे। तो जब हमको यहाँ पे 2 बिंदु चाहिए तो हम लोग इसे 2 हल ज्ञात कर लेंगे। उन दोनों बिंदुओं को हम लोग दिए गए ग्राफ में ड्रॉ कर देंगे। ग्राफ में ड्रॉ कैसे करते हैं ये आप बहुत अच्छे तरीके से सीख के आ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। अगर आपने नहीं सीखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है 9th की कंप्लीट मैथ का प्लेलिस्ट, आप वहाँ से जाकर प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। आप ही का फायदा है इसमें, और किसी का फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है बेटा। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं कि दे क्या रहा है, ठीक है। देखिए कह रहा है एक घात वाले बहुपद समीकरण यानी ax + by + c = 0 को रैखिक समीकरण कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसका ज्यामितीय निरूपण एक सरल रेखा होगी। क्या कह रहा है, कह रहा है ax + by + c = 0 को रैखिक समीकरण कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम लोग ग्राफ, जब इस समीकरण को जब हम लोग ग्राफ पे जब ड्रॉ करते हैं ना, तो हमको ग्राफ में जो देखने को मिलता है वो आकृति कैसी होती है, एक सिंपल रेखा यानी एक सरल रेखा होती है, ठीक है ना। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। क्यों, क्योंकि इन समीकरणों का जो ग्राफ होगा वो एक रेखा मिलती, तो रेखा से मिलके बन गया आपका रैखिक, ठीक है ना। मैंने क्या बोला यहाँ से कि रेखा से मिलके आपका क्या बन गया है, रैखिक बन गया है, ठीक है ना। क्या कर रहा है, चूंकि रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, अतः 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख, आलेख मीन्स ग्राफ खींचने के लिए हम उस समीकरण के 2 हल ढूंढते हैं, 2 हल ढूंढेंगे। समझिए इस चीज को। मैंने आपसे क्या बोला, आपने हल ज्ञात करना सीख लिया है। अब हल ज्ञात करना अगर आपने सीख लिया है तो हल का मतलब क्या हो गया, एक हल में एक x और एक y होता है, ठीक है ना। एक हल एक बिंदु होता है। हमको कितने बिंदु चाहिए, 2 बिंदु, तो हमको कुल कितने हल ज्ञात करने पड़ेंगे, हमको कुल 2 हल ज्ञात करने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। देखिए ये सब सवाल है, अभी हम लोग लगाते हैं। एक चीज और आपसे कह रहा है कि रेखा के सभी बिंदु उस समीकरण के हल होते हैं, रेखा के सभी बिंदु। अब रेखा बनता कैसे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए ध्यान से, रेखा कैसे बनेगा, जब हम अगल बगल जब हम लोग कई सारे जब बिंदुओं को जब हम लोग रखना शुरू कर देते हैं ना, तो ये क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है एक रेखा, ठीक है ना। अगल बगल अगर हमने कई सारे अगर बिंदुओं को रखना ऐसे शुरू कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, आपका एक रेखा बन जाएगा। कहने मतलब एक रेखा अनंत बिंदुओं का समूह होती है। एक जो रेखा होता है ये अनंत बिंदुओं का समूह होती है। रेखा जो होता है वो अनंत बिंदुओं से मिल के बना होता है, ठीक है ना। अब एक रेखा को खींचने के लिए आपको कम से कम चाहिए कितने बिंदु, 2 बिंदु, ठीक है ना।
तो दो बिंदुओं से आप एक रेखा खींच देंगे, दो बिंदुओं से आपने एक रेखा खींच दी, लेकिन इस रेखा के ऊपर कितने बिंदु हैं, इस रेखा के ऊपर अनंत बिंदु हैं, और जितने भी बिंदु इस रेखा पे हैं वो सभी बिंदु इस समीकरण का एक हल होंगे, ठीक है ना, दिए गए समीकरण का एक हल होंगे, ठीक है। अगर समझ अगर आपको आगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी हम लोग जब सवालों को लगाएंगे फिर हम लोग चुपचाप इसमें देखते चलेंगे कि किस तरीके से इस लाइन का मतलब क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है कि समीकरण x + y = 7 का आलेख खींचिए। देखिए एक समीकरण दे दिया, ठीक है ना, हम लोग सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, जब x = 0 तब y का मान मिल गया, जैसे x और y का मान मिल गया हम लोग एक बिंदु बना लेंगे 0,7, बिंदु में सबसे पहले x लिखेंगे तो x का मान कितना है 0, फिर अगला हमारा जाएगा y का मान, तो कितना हो जाएगा 7, फिर अगला हमारा काम क्या कि y = 0 मानना, जब y = 0 पुट करेंगे तो यहाँ से एक x का मान मिल जाएगा, एक बिंदु हमारा ये मिल गया। अब इन दोनों बिंदुओं को हम लोग ग्राफ में दर्शाएंगे और आपको बहुत अच्छे से पता होगा सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, x अक्ष और y अक्ष खींचना, ये x होता है, ये कैपिटल Y होता है, ये कैपिटल X डैश होता है, ये कैपिटल Y डैश होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए अगर आपने नहीं पढ़ा है निर्देशांक ज्यामिति तो कृपया करके पढ़ाइए, ठीक है ना, वरना आपकी लापरवाही आपके ऊपर बेटा बहुत भारी पड़ेगी, ठीक है ना। ये जो सेंटर है, ये जो इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है, ये हमारा क्या है, यही हमारा क्या ऑरिजिन है, मूल बिंदु है। अब सबसे पहले आपको जाना 0,7, 0 मतलब हो गया अगर x 0 है मतलब आपको x पे जाना ही नहीं है। अच्छा आपको y पे कितना जाना, y पे आप जाएंगे यहाँ से 7 खाने, कितना जाएंगे y पे आप 7 खाने, तो मान लेते हैं हम लोग कि भैया हमारा y यहाँ कहीं मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0,7, फिर 7,0 मतलब आपको x पे जाना है 7 खाने, तो आप x पे आएंगे 7 खाने, और देखिए यहाँ पे y कैसा है 0, तो जब y 0 तो यानी हम लोग ऊपर नहीं आएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7,0। जैसे आपको दो बिंदु मिल जाएंगे, आप क्या कर देंगे, आप इन दो बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, है ना, और यही आपका क्या हो जाएगा, इसके ऊपर हम लोग लिख देंगे x + y = 7, दैट मीन्स ये जो रेखा है वो इस समीकरण का आलेख है, ठीक है ना। हो गया, क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, कह रहा वह प्रत्येक बिंदु जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है रेखा पर स्थित होता है, जबकि वे बिंदु जो रेखा पर स्थित नहीं होते हैं दिए गए समीकरण के भी हल नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये जो मैंने ग्राफ खींचा, ठीक है ना, ये इस ग्राफ का एकदम सही रूप है, ठीक है। देखिए ध्यान से, आप x पे जाएंगे, आप x पे जाएंगे कितने 7 खाने, तो 7 खाने आप जैसे आएंगे आप यहाँ पे रुक जाएंगे, y पे चूंकि आप जाएंगे ये आपका हो जाएगा 7,0, यहाँ पे चूंकि आपको x पे जाना ही नहीं तो आइए आप आगे x पे जाएंगे नहीं, आप y पे कितना जाएंगे +7, कितना हो जाएगा, ये बिंदु हो गया। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हम लोग एक खींच देंगे रेखा और इस समीकरण का नाम लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए उसका कहने मतलब क्या था, कह रहा कि अगर वे बिंदु जो रेखा पर स्थित नहीं होते हैं समीकरण के भी हल नहीं होते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ का समीकरण हमको कितना पता है, समीकरण हमको पता है x + y = 7। अब देखिए ध्यान से 8,0, देखिए 8,0 जो ये वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु, क्या ये वाला बिंदु इस रेखा पे है, आप कहेंगे नहीं है, तो अगर हम 8,0 को अगर हम लोग यहाँ पुट कर दें तो पक्का समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। फिर से समझिए, इस रेखा पे जितने भी बिंदु होंगे, देखिए इस रेखा पे कहीं ना कहीं ये वाला बिंदु होगा, इस रेखा पे कहीं ना कहीं ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये बिंदु अगर आप ढूंढ के अगर आप रखेंगे ना x + y = 7 में तो पक्का संतुष्ट करेगा, ठीक है ना। और अगर कोई ऐसा बिंदु जो रेखा पे नहीं है, रेखा से बाहर है, चाहे बाहर का मतलब चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, कोई भी बिंदु आप रखेंगे तो वो समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। हमने एग्जाम्पल ले लिया, हमने कहा 8,0 देखिए आप रेखा से बाहर है। अब अगर हम लोग यहाँ x का मान रखते हैं 8, y का मान रखते हैं 0, तो बराबर में 7 आना चाहिए, क्या बराबर में 7 आया, आप कह देंगे नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, ये अमान्य है, अमान्य का मतलब क्या होगा भाई साहब, 8,0 हल नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। बोलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो आप इसी वीडियो को 5 मिनट पीछे करके आप देखेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक बेटा। अच्छा इस टॉपिक में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए ग्राफ खींचना हम लोग सीख चुके हैं निर्देशांक ज्यामिति में, और इसके अलावा आपके सिलेबस में भी नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए, आप कमेंट में बताइए, आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक बेटा। देखिए अगला टॉपिक आता है x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा चूंकि y अक्ष पे प्रत्येक बिंदु का जो y निर्देशांक है 0 होता है, ठीक है ना। देखिए ये है आपका क्या, ये है आपका x अक्ष, ये तो आपका है ना x अक्ष, ठीक है भाई साहब, ये है आपका y अक्ष, ये आपका कैसा है, ये है आपका y अक्ष। तो भैया मेरे x अक्ष पे, अब देखिए x अक्ष पे y कैसा होता है, हमेशा 0 होता है, यानी x अक्ष पे हमेशा y 0 होगा, ठीक है ना। तो इसलिए x अक्ष का जो समीकरण होता है वो कैसा होता है, y = 0, ठीक है ना। देखिए मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि x अक्ष पे क्या y 0 होता है, आप कहेंगे बिल्कुल होता है ना। जस्ट अभी हमने यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, ठीक है। देखिए 7,0, 7,0 देखिए x का मान कितना है 7 है और y का मान कितना है 0, तो y का मान 0 है कब, जब ये वाला बिंदु x अक्ष के ऊपर ही है। अगर ये वाला बिंदु x अक्ष के थोड़ा सा ऊपर होता या x अक्ष के थोड़ा सा नीचे होता तो y का कुछ ना कुछ तो मान होता ही होता,
ठीक है ना। अब चूंकि ये बिंदु x अक्ष के ऊपर है, ये x अक्ष है, इसके जस्ट ऊपर है आपका क्या, आपका ऊपर है जस्ट बिंदु 7,0, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे y का मान 0 होगा। सेम काम देखिए, x अक्ष पे अगर कोई बिंदु होगा तो इस अगर इस y अक्ष पे अगर कोई बिंदु होगा तो y अक्ष पे ये जो x वाला मान होगा ना, ये x वाला मान हमेशा 0 रहेगा। ये सब आप सीख के आ चुके हैं कहाँ पे, निर्देशांक ज्यामिति में, ठीक है ना। अब जैसे देखिए ये -3 लिखा है ना, अगर इसके हम लोग बिंदु लिखना चाहते क्या लिख देंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 0,-3। 0 क्यों आ गया, क्योंकि ये y अक्ष पे है, ठीक है ना, इसलिए ये कैसा आ गया, 0 आ गया। तो वो इसलिए क्या कह रहा है कि भैया इसलिए x अक्ष का समीकरण क्या होता है, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0। क्यों, क्योंकि x अक्ष पे y 0 होता है, इसलिए x अक्ष का समीकरण y बराबर 0। कह रहा है आपसे y अक्ष का समीकरण क्या होगा, y अक्ष का समीकरण आपका होगा x बराबर 0। ये आपका क्या हो जाएगा, y अक्ष का समीकरण, ठीक है। अच्छा, आपसे सवाल कैसे कहेगा, देखिए ध्यान से, सवाल आपसे क्या कहेगा, सवाल देखिए, उसने आपको एक समीकरण दे दिया, कह रहा भैया x बराबर -4 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ज्यामितीय निरूपण मतलब आप इसका आलेख खींचिए, ग्राफ खींचिए। अब भैया ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था ना कि अगर कोई एक रैखिक वाला समीकरण दिया है तो उसको हम लोग किस तरीके से 2 चर वाला रैखिक समीकरण में बदलते हैं। x बराबर -4, यहाँ y का पद नहीं दिया है तो हम लोग y को लिख लेंगे, लेकिन इसके गुणे में 0 लगा देंगे। ये भी से जस्ट पहले 25-30 मिनट पहले अभी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, y इंटू 0। अब ये एक समीकरण बन गया 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई बराबर -4। अब देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ पे कभी भी x का मान नहीं मान सकते, x का मान नहीं मानेंगे या नहीं मान सकते। क्यों नहीं मानेंगे, देखिए अगर समीकरण ये लिखा होता आपके पास x प्लस वाई बराबर 7, ठीक है ना, तो x प्लस वाई बराबर 7 का हम लोग कैसे वो निकाल रहे थे बिंदु, पहले हम लोग x बराबर 0 मान रहे थे, फिर हमारे यहाँ से कुछ ना कुछ y का मान आ रहा था, फिर हम लोग यहाँ पे y बराबर 0 मान रहे थे, फिर यहाँ से हमारा कुछ ना कुछ x का मान आ रहा था, ठीक है ना। अच्छा, यानी बारी बारी से हम लोग x बराबर 0 y बराबर 0 मानते थे। अब उसने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि x का मान कितना रहेगा, -4। x की जो वैल्यू है हमेशा -4 ही रहेगी। तो जो मान फिक्स कर दिया है उसको हम अपने मन से मान नहीं सकते। मतलब x बराबर -4 है तो हम यहाँ x की वैल्यू नहीं मानेंगे, केवल किसकी वैल्यू मानेंगे, y की वैल्यू मानेंगे। अब y की वैल्यू कौन सी मानेंगे, आप y की वैल्यू चाहे 0 मानिए, चाहे 2 मानिए, चाहे 1 मानिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। देखिए मैं हल करके यहाँ से आपको दिखा दूँ कि क्या लिखा है, समीकरण हमारे पास क्या मौजूद है, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई बराबर -4। पुट करिए यहाँ y बराबर 0, जिसे हम पुट कर देंगे वो आ जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू 0 बराबर -4। हल कर देंगे, x का मान आ जाएगा -4, ठीक है ना। x का मान -4, y का मान आपने कितना माना है 0, बिंदु क्या मिल जाएगा -4,0, ठीक है ना। अब अगला देखिए y का मान आपने कितना मान लिया यहाँ पे 2, जिसे हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे क्या, y का मान 2 पुट करेंगे, देखिए ध्यान से 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू 2 बराबर में कितना रहेगा -4। अब 0 इंटू 2 कितना हो गया 0, 1 इंटू एक्स यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -4 आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -4, ठीक है ना। अब बिंदु बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक्स का मान कितना -4, वाई का मान तो आपने कितना माना यहाँ पे, वाई का मान माना था 2, तो -4,2 ये आपका दूसरा बिंदु आ गया। आप y का मान कुछ भी मानिए, क्योंकि देखिए y का मान आप 10 मान लीजिए तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में कितना लिखा हुआ है, इसके मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 0, 0 इंटू समथिंग नथिंग, 0 इंटू समथिंग कुछ भी नहीं बचने वाला, 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 10 0। तो y का मान हमेशा आपको, देखिए y का मान आपको हमेशा बदलता हुआ मिलेगा, लेकिन x का मान हमेशा आपको फिक्स मिलेगा, ठीक है ना, x का मान आपको फिक्स मिलेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे कह दूं कि y बराबर 2 का समीकरण, y बराबर 2 का अगर आप आलेख खींचिए, अब ध्यान से देखिए इसका जो बिंदु निकल के आएगा, देखिए अब इसके बिंदु में भाई साहब y का मान फिक्स रहेगा। आप x का मान बार बार भले बदलिए लेकिन y का मान हमेशा फिक्स रहेगा, जस्ट एज इट इज। जैसे यहाँ पे x बराबर -4 था तो x का मान देखिए हमेशा फिक्स रहेगा, x बराबर -4 यहाँ भी -4, अगर आप कोई और बिंदु निकालेंगे तो x का मान -4 वहाँ भी आएगा, ठीक है। सेम काम यहाँ पे रहेगा। ये आपको बिंदु क्लियर समझ में आ गए होंगे ना, ठीक है ना, कि बिंदु कैसे हम लोग निकालेंगे। अब देखिए अब हमारा काम क्या, अगला हमारा काम आता है, जो भी हमको बिंदु यहाँ पे मिला है इन बिंदुओं को ग्राफ पे ड्रॉ कैसे करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु आपका कितना है, -4,0। अब देखिए x पे कितना जाएंगे -4, ठीक है ना। तो ये आपका मूल बिंदु, आप x की ऋणात्मक दिशा में चलेंगे 4 खाने, तो आप आएंगे 1 2 3, ये क्या हो जाएगा 4, ये बिंदु आपको हो जाएगा -4,0। और इसके जस्ट बाद आपको अगला बिंदु कौन ढूंढना है, -4,2, मतलब कि आप x पे जाएंगे 4 खाने, इधर आएंगे और यहाँ से आप ऊपर चलेंगे 2 खाने, यहाँ आ जाएंगे। इन 2 बिंदुओं को जैसे ही आपने फाइंड आउट कर लिया, इन 2 बिंदुओं को मिलाते हुए आप एक रेखा खींच देंगे, आपको रेखा ये मिल जाएगी। और देखिए ये जो रेखा मिली है ना, ये वाली रेखा है ना, ये वाली जो रेखा आपको मिली है ये किसके समांतर है, ये समांतर है वाई अक्ष के। ये किसके समांतर है, वाई अक्ष के। ऐसे अगर मैं आपसे कह दूँ यहाँ पे, चलिए y बराबर 2 का जरा आलेख खींचिए,
y बराबर 2 का आलेख। तो इसका आलेख कहाँ जाएगा, देखिए y का मान ये दिख रहा है आपको 2, ठीक है ना, तो y बराबर 2 से इसका कुछ इस तरीके से आलेख चला जाएगा, ये आपका किसका हो जाएगा, y बराबर 2, ठीक है ना। तो उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा। चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है, और ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, ये 2023-24 के सिलेबस में नहीं है, बट हमारा मानना है, डिसाला का मानना है कि सिलेबस से वो चीज़ें हट सकती हैं, बट ये आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता है आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आप किस किस टॉपिक की और वीडियोस चाहते हैं आप मुझे बताते रहिए। देखिए मैथ और इंग्लिश का तो हम लोग प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं, अगर आपको किसी और टॉपिक अगर आपको चाहिए कंटेंट तो आप कमेंट में बताइए, हम आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगले चैप्टर में।